हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MBBS विद MPMSU। गाइस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। फार्माकोलॉजी सीरीज़ का एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आज हम पढ़ेंगे। गाइस, किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तुम चले जाओ, किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तुम पेपर देख लो, PYQs, तुमको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स 20 मार्क्स में भी देखने को मिलेगा, 5 मार्क्स में भी देखने को मिलेगा और 2 मार्क्स में भी देखने को मिलेगा। 20 मार्क्स में ये LAQ के फॉर्म पर आता है, 5 मार्क्स में ये SAQ के फॉर्म पे आएगा, 2 मार्क्स में आपसे इसमें जैसे कि ACE इनहिबिटर्स के नाम पूछ लेगा, या फिर थायराइड्स के नाम पूछ लेगा, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के नाम पूछ लेगा। ये सब नाम पूछ लेगा कि 2 नाम बता दो, 3 नाम बता दो, बस ये सब पूछता है। तो गाइस, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम इसको जल्दी से कवर करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मेन टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में मेनली जैसे ये 20 नंबर में आया अगर, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका क्लासिफिकेशन पूछेगा आपसे। क्लासिफिकेशन के बाद आपसे कोई एक ड्रग के क्लास के बारे में पूछेगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग क्लास है वो है ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, और इसके अलावा आपसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में पूछ सकता है, और कभी कभी डायूरेटिक्स के बारे में पूछ लेता है, पर मेनली ACE इनहिबिटर्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपसे एडवर्स इफेक्ट पूछ लेगा, थेराप्यूटिक यूजेस पूछ लेगा, बस इतना ही पूछता है। जैसे क्लासिफिकेशन में आपको वो 6 मार्क्स का दे देगा, और ACE इनहिबिटर्स के बारे में और उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में 8 नंबर में पूछ लेगा, थेराप्यूटिक यूजेस को 6 नंबर में पूछ लेगा। इस तरह करके 20-20 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, या फिर इसको केस स्टडी के फॉर्म पे भी पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ACE इनहिबिटर्स। ठीक है, अब देखो ACE इनहिबिटर्स में ना मेनली जितने भी प्रिल वाले हैं ना, जैसे कि कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिस्नोप्रिल, ये सब ड्रग्स आते हैं। ठीक है, ACE इनहिबिटर्स। ठीक है, अभी जो ACE इनहिबिटर्स हैं ये मेनली किस एंजाइम को ब्लॉक करते हैं? जब एंजियोटेंसिन 1 जो होता है ना, जब ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है जो इसको कन्वर्ट कराता है उसको इनहिबिट करता है ACE का काम होता है इसको इनहिबिट करना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिसके कारण एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन पाता है। अब हम एंजियोटेंसिन 2 बनने से क्यों रोक रहे हैं ये समझते हैं। अभी जो एंजियोटेंसिन 2 है अगर ये बन गया तो ये क्या करेगा? ये वाटर और सोडियम का रिटेंशन करेगा। ठीक है, जिसके कारण BP बढ़ेगा। एंजियोटेंसिन एक बहुत ही अच्छा वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ठीक है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और BP बढ़ाएगा। ये जो एंजियोटेंसिन है ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिसके कारण BP बढ़ेगी। और ये जो एंजियोटेंसिन है ये कार्डियक हाइपरट्रॉफी एंड रिमॉडलिंग भी करता है, कार्डियक हाइपरट्रॉफी एंड रिमॉडलिंग भी करता है। इन चारों की वजह से BP बढ़ता है अगर एंजियोटेंसिन बन गया। एंजियोटेंसिन और क्या काम करता है? वो ना ब्रेडिकाइनिन के डिग्रेडेशन को रोकता है। ठीक है, ब्रेडिकाइनिन के डिग्रेडेशन को रोकता है, ब्रेडिकाइनिन के डिग्रेडेशन को रोकता है। ठीक है, अभी ब्रेडिकाइनिन के डिग्रेडेशन को रोक रहा है, मतलब देखो जो ब्रेडिकाइनिन है ये बहुत ही तगड़ा वेजो डायलेटर है। ठीक है, वेजो डायलेटर है। अब देखो, अब अगर ब्रेडिकाइनिन टूट जाएगा तो वेजो डायलेटर का अगर वो काम करा रहा है तो वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा तो BP बढ़ाएगा। अब
ब्रेडिकाइनिन को तोड़ने ही नहीं दे रहा है ये, ठीक है। ये जो एस एंजाइम है, ये जो एस एंजाइम है, ये ब्रेडिकाइनिन को टूटने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। अब ब्रेडिकाइनिन टूट ही नहीं पा रहा है तो पूरे समय वो वेज़ोडाइलेशन ही दिखाएगा, वेज़ोडाइलेशन दिखाएगा तो बीपी कम हो जाएगी, ठीक है। तो एस के दो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, एक तो वो एंजियोटेंसिन जो कन्वर्टिंग एंजाइम है उसको इनहिबिट करेगा, तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन पाएगा। अब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो ये सारे काम नहीं हो पाएंगे, जो एंजियोटेंसिन जो बीपी बढ़ाने के लिए जो काम करते हैं वो सब काम नहीं हो पाएंगे। और जो एस का एक काम है वो ब्रेडिकाइनिन की डिग्रेडेशन को रोकता है। ब्रेडिकाइनिन एक तगड़ा वेज़ोडाइलेटर है, अब उसको टूटने से बचा रहा है, मतलब वेज़ोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट हट रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो बीपी अपने आप कम हो जाएगी। और एक काम क्या करता है ये ब्रेडिकाइनिन के थ्रू, ये जो एस है, एस एंजाइम, ये ब्रेडिकाइनिन के थ्रू वेज़ोडाइलेटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस करवाता है। ये 3 काम हो गए, ये दूसरा, ये तीसरा और पहला वो, ठीक है, ये काम होता है। अब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की, एस इनहिबिटर्स के फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? मेनली इसको ओरली दिया जाता है। इमरजेंसी के केस में ये जो कौन सा इनालाप्रिल है, इसको आईवी के थ्रू दिया जाता है इमरजेंसी के केस में, ठीक है। और जो फूड है ना, फूड ने इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, एस इनहिबिटर्स वाले जो ड्रग्स होते हैं इनके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, इसलिए खाना खाने के 1 घंटा पहले दिया जाता है, 1 आवर बिफोर फूड दिया जाता है, ठीक है, ताकि इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता ये, ठीक है। और लीवर में मेटाबोलाइजेशन होगा इसका, और यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा, यूरिन एक्सक्रीशन। बस ये 5 पॉइंट आपको लिखना है फार्माकोकाइनेटिक्स में। इसके अलावा इसके एडवर्स इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट में भी इसका एक निमोनिक है, क्या है? कैप्टोप्रिल। एक वर्ड में समझते हैं। सी से कफ, और अगर याद रह जाए तो ड्राई कफ। ए से एंजियोएडिमा, एंजियोएडिमा मतलब स्वेलिंग, कहाँ की? नोज, ईयर, इन सब की स्वेलिंग। पी से प्रोटीन यूरिया, मतलब यूरिन में प्रोटीन पास होने लगेगा, ठीक है। टी से टेरेटोजेनिक इफेक्ट, मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है जिसको एस इनहिबिटर्स की ज़रूरत लग रही है, उसको बीपी की प्रॉब्लम है, तो ये जो एस इनहिबिटर्स वाले ड्रग्स है ना, ये बच्चे में इफेक्ट शो करेंगे, मेंटल रिटार्डेशन काउज कर सकते हैं जी, ठीक है। और ओ से हाइपोटेंशन, अगर बहुत समय से आप दवाई ले रहे हो तो ये अचानक से हाइपोटेंशन शो कर देता है। पी से न्यूट्रोपीनिया, ये तो बहुत रेयरली देखा जाता है मगर। आर से रैशेस, आई से इचिंग, एल से टेस्ट सेंसेशन का लॉस होना, टेस्ट सेंसेशन का लॉस होना, ठीक है। तो ये थे मेनली इसके एडवर्स इफेक्ट। और इसके थेराप्यूटिक यूज़ तो अब आपको फार्मा पढ़ते पढ़ते समझ में आने नहीं लगा होगा थेराप्यूटिक यूज़ में लिखते क्या है। तो कहाँ पे यूज़ हो रहा है? सबसे पहले तो ये हाइपरटेंशन में यूज़ हो रहा है। और कहाँ का यूज़ कर सकते हैं? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में यूज़ कर सकते हैं। तीसरा एक्यूट एमआई में यूज़ कर सकते हैं। ये 3 चीज़। और हाँ, इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। 20 नंबर में आएगा। अगर मैंने आपको जितना ये बताया आप इतना भी लिख कर आओगे और एक क्लासिफिकेशन लिख कर आओगे
तो आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में 20 में से आपके 16 नंबर कहीं नहीं गए। अगर आपकी अच्छी राइटिंग है तो आपको 16 मिलेंगे ही मिलेंगे। इतने ही मिलते हैं 20 नंबर में कभी 20 नंबर नहीं मिलते, 16 मैक्सिमम मिलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये उतना ज़रूरी नहीं है पर ये बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, नाम से पता चल रहा है जो एंजियोटेंसिन का रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करेगा ये। ठीक है, तो ये जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में जो है ना, लोसार्टन, कैंडिसार्टन, वालसार्टन, इसमें मेनली यही ड्रग्स आते हैं। ठीक है, इनकी एफिकेसी लगभग बराबर है एस इनहिबिटर्स के, मगर ये ना ज़्यादा टॉलरेटेड पेशेंट्स में देखा गया है कि वो ना एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स वाले जो ड्रग्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से वो कर लेती है, टॉलरेट कर लेते हैं। एस इनहिबिटर्स को कुछ लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, मोस्टली उसमें रैशेज और रीचिंग देखने को मिल जाती है। तो इसमें नहीं, एंजियोटेंसिन जो 81 रिसेप्टर्स है ना, इसको ब्लॉक कर देते हैं। तो जो एंजियोटेंसिन 2 अगर बन भी गया तो वो ना 81 रिसेप्टर्स जाके बाइंड नहीं हो पाएगा, तो वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करा पाएगा, सोडियम और वाटर का रिटेंशन नहीं करा पाएगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी नहीं करा पाएगा। तो बस इसमें यही होता है जो आपने एंजाइम इनहिबिशन में पढ़ा था ना, कि कम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स किसको, एंजियोटेंसिन 2 को बाइंड नहीं होने देता है 81 रिसेप्टर से। ये था मेनली तो ये थे। और इसके अलावा हाँ, एक ये डायूरेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। डायूरेटिक्स के एक अलग से लेक्चर आने वाला है। डायूरेटिक्स मेनली हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, क्लोरथालिडोन, इंडापामाइड ये रहते हैं, फ्यूरासामाइड हाई सीलिंग में, और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में स्पाइरोनोलेक्टोन और एप्लिरेनोन। ठीक है, तो डायूरेटिक्स के बारे में, डायूरेटिक्स को मेनली यूज़ कब किया जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स में मेनली एक तो थायाजाइड डायूरेटिक्स है, थायाजाइड डायूरेटिक्स, एक हाई सीलिंग है, और एक एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। ठीक है, थायाजाइड में हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथालिडोन, इंडापामाइड ये सब है। हाई सीलिंग में फ्यूरोसेमाइड है। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में स्पाइरोनोलेक्टोन और एप्लिरेनोन है। ठीक है, अब देखो, अभी जो डायूरेटिक्स हैं ये मेनली किस में यूज़ किया जाता है, थायाजाइड डायूरेटिक्स मेनली माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका जो एक्शन है वो लॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू एस इनहिबिटर, लॉन्गर एक्शन ऑफ ड्यूरेशन है। ठीक है, अभी जो थायाजाइड है इसको ना लो डोज से शुरुआत करते हैं, 12.5 mg पर डे से चालू करते हैं टू हाई डोज तक जाते हैं। वो कितना होता है, 25 mg पर डे तक जाते हैं। पर जैसे जैसे हम हाई डोज में जाते जाते हैं ना थायाजाइड के, तो क्या होता है कि पोटेशियम लॉस देखने को मिलता है हमको, K+ लॉस बढ़ जाता है, K+ लॉस बढ़ जाता है। तो K+ लॉस को बचाने के लिए, ठीक है, K+ लॉस को बचाने के लिए थायाजाइड्स को हम या तो एस इनहिबिटर्स के साथ देते हैं ताकि K+ लॉस भी बच जाए और एफिकेसी भी बढ़ जाए, और या तो हम पोटेशियम स्पारिंग जो होते हैं ना, पोटेशियम स्पारिंग होते हैं इसके साथ भी दे सकते हैं, ये होता है। और डायूरेटिक्स हो गए। इसके एडवर्स इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। एडवर्स इफेक्ट में इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, हाइपोकैलीमिया देखने को मिलता है, हाइपोकैलीमिया देखने को मिलता है, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है हमको, हाइपर यूरिसीमिया देखने को मिलता है, और हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलता है। ये 4 चीज़ देखने को मिलती है।
मेन बस याद रखना, एक हाइपो होता है हाइपोकैलेमिया, बाकी सब ज़्यादा होते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया। और हाँ, तो गाइस यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। आपको ये टेबल तो बहुत अच्छे से याद होनी ही चाहिए। ये टेबल भी आप लिख कर आओगे ना, तो जैसे 20 नंबर में ना आपके 6-7 नंबर कहीं नहीं गए हैं। और एडवर्स इफेक्ट में आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा, तो जो मैंने आपको मेन चीज़ें बताई, कैप्टोप्रिल, आपको वो बस लिखाओ, उसमें भी आपको बहुत नंबर मिल जाएंगे। ईजी है, फार्माकोलॉजी बहुत ईजी है। तो गाइस, अगर आपको मेरा पढ़ाई वो समझ में आ रहा है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मैं 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। 3rd ईयर के भी लेक्चर्स मैं अपलोड करने वाला हूँ। पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब शॉर्ट्स भी अपलोड कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट करिए, मेरे वीडियोस को देखिए, उनसे सीखिए। मैं और आपको अच्छा कैसे पढ़ा सकता हूँ मुझे वो बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू गाइस।